हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमारा क्लास 12th का पहला चैप्टर है और इस पहले चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, जो कि एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है। एक तरह से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच ऑफ फिजिक्स है हमारा। तो मैं थोड़ा पहले ब्रीफ कर देता हूँ कि फिजिक्स में आपने 11th में क्या क्या से कौन कौन से चैप्टर्स या फिर कितने ब्रांचेज आपने पढ़े हैं और 12th में आपको कितना ब्रांचेज पढ़ना है। ठीक है, मैंने अभी 12th का स्टार्ट कर दिया इसलिए क्योंकि काफ़ी रिक्वेस्ट आ रहे थे स्टूडेंट्स लोगों का कि आप सर 11th तो अभी कर रहे हो, साथ में यदि 12th भी आप कर दोगे तो हम लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो मैंने ऑलरेडी 11th के 5 लेक्चर्स मतलब 5 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर दिया है। बेसिक्स मैथ्स बेसिकली, वेक्टर्स, यूनिट्स एंड मेजरमेंट एंड लॉज ऑफ मोशन एंड मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन प्लेन, बेसिकली ये 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुका है। तो मेरा ये प्लानिंग है कि अब 12th के भी 2 चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये पहले कंप्लीट कर दूं और फिर उसके बाद 11th का फिर वापस वर्क एनर्जी हम स्टार्ट करेंगे और फिर वापस हम ऐसे ही 2 चैप्टर करके 11th और 12th का दोनों साथ में पैरेलली स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और रही बात आज के क्लास की, तो आज का हमारा जो ब्रांच जो हम पढ़ रहे हैं वो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। और इस ब्रांच का हमारा पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ठीक है, और उसका हमारा ये फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो ये सब हम देखेंगे इस लेक्चर में। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स के ब्रांचेस के बारे में जो आप क्लास 12th में पढ़ोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यदि ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स की बात करूँ, फिजिक्स या तो आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इंटायर फिजिक्स को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में। 11th फिजिक्स आप बोल सकते हो, 11th फिजिक्स और 12th फिजिक्स। ठीक है, अब इस 11th फिजिक्स में ऑलरेडी जो 11th कंप्लीट जिन लोगों ने कर लिया है तो बहुत सारे चैप्टर्स आपने पढ़ा होगा। तो मैंने ब्रांच डिवाइड कर देता हूँ, मतलब 3 मेन ब्रांच बेसिकली आपने पढ़ा है। पहला ब्रांच होता है हमारा मैकेनिक्स, जिसको हम बोलते हैं मैकेनिक्स, और दूसरा ब्रांच होता है हमारा हीट, और बोल सकते हो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, और हमारा तीसरा ब्रांच होता है वेव्स। ये 3 ब्रांचेज आपने 11th क्लास में पढ़ा है और हर एक ब्रांच में डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं। जैसे ओवरऑल एनसीईआरटी को देखो तो मतलब टोटल 15 चैप्टर्स हैं और जेई के सिलेबस में मतलब बहुत सारे चैप्टर डिफाइन किए। जैसे इसमें हो गया आपका मोशन और काइनेमेटिक्स आ गया, फिर लॉज ऑफ मोशन आ गया, वर्क एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी, फिर रोटेशनल मोशन। इस तरह से आपने बहुत सारे चैप्टर पढ़ा है। और हीट में भी जैसे कैलोरीमेट्री हो गया, फिर थर्मल एक्सपेंसन हो गया, कैलोरीमेट्री, थर्मल एक्सपेंसन, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, और हीट ट्रांसफ़र, तो ये सारे चैप्टर आपने, सारे टॉपिक्स आपने ये पढ़ा हीट में। फिर वेव्स में ऑसिलेशन हमारा हो गया, फिर स्ट्रिंग वेव्स हो गया, साउंड वेव्स हो गया। तो ये सारे चैप्टर्स आपने ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ लिया है। ठीक है, तो अब 12th क्लास में भी इसी तरह टोटल 3 ब्रांचेज हैं 12th क्लास में। मैं क्लास 12th को यदि मैं डिवाइड करूँ तो आपको 4th ब्रांच आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, और हमारा 5th ब्रांच है ऑप्टिक्स और 6th ब्रांच है हमारा मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, तो ओवरऑल आप देखो तो जेई और नीट के सिलेबस में ये 6 ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स आपको पढ़ना होता है, जिसमें कि 3 ब्रांच 11th में होता है और 3 ब्रांच 12th में होता है। ये जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ब्रांच है ये काफ़ी बिग ब्रांच है। इससे अराउंड 50 to 60% ऑफ क्वेश्चंस आते हैं 12th क्लास में, मतलब 12th क्लास का सिलेबस। इसका वेटेज यदि बोलोगे तो 50 to 60% इसका वेटेज होता है। इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं। वैसे ही ऑप्टिक्स में भी वेटेज अराउंड 20% होता है और मॉडर्न फिजिक्स में भी अराउंड 20%। ऑप्टिक्स में आप रे ऑप्टिक्स पढ़ोगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ऑप्टिकल फिनोमेना, ये सब पढ़ोगे, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप वगैरह। ठीक है, और मॉडर्न फिजिक्स में बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं। जैसे मॉडर्न फिजिक्स में चैप्टर की बात करूँ तो हमारा एक्सरेज हो गया, एटम्स, न्यूक्लियर से हो गया, न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम, डुअल नेचर, ये सब सारे चैप्टर्स मॉडर्न फिजिक्स में आते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर्स नेम्स ऑलरेडी आपको पता होगा।
और वेव ऑप्टिक्स में हमारा वेव ऑप्टिक्स भी आता है, तो वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स ये दो ब्रांचेज है ऑप्टिक्स का। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की मैं बात करूं तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक बार मैं क्लास 12th के टॉपिक्स को यहाँ बात करूँ तो 12th टॉपिक्स जो आप पढ़ोगे, तो पहला जो ब्रांच होता है उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बहुत सारे चैप्टर्स आप पढ़ोगे। पहला चैप्टर जो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक्चुअली दो चैप्टर है एनसीईआरटी में। एक को बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, और एक बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बेसिकली इसके अंदर कैपेसिटर वगैरह पढ़ते हैं हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में फिर आप ये चैप्टर, ये दोनों चैप्टर पढ़ लोगे तो उसके बाद फिर आपका चैप्टर आएगा मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म, और बोल दो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी आप इसी में आ जाता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, उसके बाद फिर आपका चैप्टर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको शॉर्ट में EMI बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको EMI भी बोलते हैं, और अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हम AC बोलते हैं। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट। एक तरह से आप समझो कि अब 12th का मतलब 60% ऑफ द सिलेबस हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का है, तो उसी का हम फर्स्ट फंडामेंटल चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ठीक है, अब मैं सेकेंड ब्रांच की बात करूं जो कि आप इन सारे चैप्टर्स के बाद आपको पढ़ाया जाएगा, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिक्स। इस ऑप्टिक्स में बेसिकली दो चैप्टर हैं, एक को हम बोलते हैं रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, और एक को वेव ऑप्टिक्स। ये दोनों मेन चैप्टर हैं और काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये दोनों। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स में मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, हाइजेंस प्रिंसिपल, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वगैरह पे प्रॉब्लम्स आते हैं। रे ऑप्टिक्स में आपका रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, TIR, प्रिज्म वगैरह, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह ये सब आते हैं। यदि मैं थर्ड ब्रांच की बात करूँ तो हमारा थर्ड ब्रांच जो 12th क्लास में आता है उसको हम बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, ऐसे ये मतलब उतना भी ये मॉडर्न इसका नाम ऐसा नहीं है कि मतलब काफ़ी एकदम हाल का है फिजिक्स, मतलब 10 ईयर्स पहले या 20 साल पहले का है। मतलब मॉडर्न फिजिक्स नाम हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की जब डिस्कवरी हुई तो चीज़ें चेंज हो गई काफ़ी हद तक, मतलब 1900 में आई थिंक। तो उसके बाद जो फिजिक्स डेवलप हुआ उसको हम बोलते थे मॉडर्न फिजिक्स। तो वही सब आपको पढ़ना है, जैसे थोड़ा सा क्वांटम से रिलेटेड है, क्वांटम मैकेनिक्स से, तो आप एटम्स वगैरह के बारे में पढ़ोगे। एटम्स मतलब थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह से लिंक्ड है, एक्स रेज, और फिर आप पढ़ोगे इसमें ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ड्यूअल नेचर। फिर एक तरह से न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ोगे, न्यूक्लियर फिजिक्स, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, और सेमीकंडक्टर हो गया, ये काफ़ी नया है, मतलब जो कंप्यूटर रिवोल्यूशनाइज, मतलब जो टेक्नोलॉजी वगैरह है कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन वगैरह का, तो ये सेमीकंडक्टर का नहीं आया, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स का थोड़ा सा ब्रीफ है, लॉजिक गेट्स वगैरह पढ़ोगे। फिर कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो आपको ब्रीफ हमेशा पता होना चाहिए एग्जैक्टली आप क्लास 12th में क्या पढ़ रहे हो और किस तरह से सबका वेटेज है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यदि JEE के सिलेबस में भी देखें तो उतना ही वेटेज है जितना कि NCERT में है, मतलब पूरे 12th में 50 to 60% वेटेज रखता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और इसका जो फाउंडेशन चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, जो हम स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, तो चलिए अब आज का मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है, हम चैप्टर नेम पहले लिख देते हैं। हमारा चैप्टर नेम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। तो मैं इलेक्ट्रिक चार्ज लिख देता हूँ, मैं सिर्फ चार्ज लिख देता हूँ। ठीक है, ठीक है, चार्ज। तो चलिए चार्ज के बारे में बात करते हैं। तो अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, ये फिजिक्स में जैसे बहुत सारे आपने क्वांटिटीज़ पढ़ा है, जैसे आपने मास पढ़ा है, आपने डिस्टेंस पढ़ा है, वेलोसिटी पढ़ा है, ठीक है, एक्सेलरेशन पढ़ा है, फोर्स पढ़ा है, टॉर्क पढ़ा है, बहुत सारे क्वांटिटीज़ आपने फिजिक्स पढ़ा है। उसी तरह से एक क्वांटिटी यहाँ आता है जो 12th में क्लास में पढ़ते हो, जिसको कि हम बोलते हैं चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज।
इसको हम कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभी स्मॉल क्यू से भी हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, सो स्केलर क्वांटिटी, और इसको हम मेज़र करते हैं, इसकी जो एसआई यूनिट है उसको हम बोलते हैं कूलम, साइंटिस्ट नेम पे है कूलम्स, ठीक है। इसको कैपिटल सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं कूलम। ओके, अब ये जो कूलम जो है ये थोड़ा काफ़ी लार्जर यूनिट है, तो हम स्मॉलर यूनिट यूज़ करते हैं अक्सर। हम कभी माइक्रो कूलम या मिली कूलम यूज़ करते हैं, तो 1 मिली कूलम कितना हो जाएगा, 10⁻³ कूलम, या फिर 1 माइक्रो कूलम 10⁻6 कूलम, ठीक है। तो ये हम ऑफनली यूज़ करते हैं, कभी नैनो कूलम भी यूज़ कर लेते हैं 10⁻9। ओके, तो हमारा ये चार्ज है। अब इसकी मैं डेफिनेशन की बात करूँ, मतलब एग्जैक्टली है क्या ये चार्ज, तो मतलब ये एक्चुअली अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। यदि चार्ज को मैं डिफाइन करूँ तो प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट इन्फ्लुएंसेस इलेक्ट्रिक, बेसिकली वो रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिक फेनोमेना के लिए। जो भी हमारे मतलब जो इलेक्ट्रिक फेनोमेना होती है, सपोज अब फैन ये चल रहा है सपोज, या फिर इलेक्ट्रिसिटी हम देख रहे हैं, ये सब के पीछे चार्ज एक रीज़न है। अब ध्यान से देखोगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, मतलब एटम्स के अंदर क्या होता है, एटम्स के अंदर एक न्यूक्लियस हुआ, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, उस इलेक्ट्रॉन को एक तरह से चार्ज बोलते हैं। तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के चार्ज होंगे, तो आप इसके बारे में पढ़ोगे तो प्रॉपर्टीज से चीज़ें और क्लियर होगी कि एग्जैक्टली चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर मतलब कोई भी एक मैटर है और कोई बॉडी है, उस बॉडी का एक प्रॉपर्टी होता है जो कि चार्ज होता है। और एक्चुअली ये प्रॉपर्टी है कि जैसे आपने मास के बारे में पढ़ा था कि व्हाट इज़ मास, मैं आपसे पूछूँ यदि व्हाट एग्जैक्टली द मास को डिफाइन करो, तो आप क्या बोलोगे, अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन ए बॉडी, ठीक है। फिर मैं पूछूंगा क्या है ये मैटर क्या है, तो मैटर को कैसे आप डिफाइन करोगे। तो मतलब कुछ चीज़ें की डेफिनेशंस नहीं होती एक्चुअली, उसका प्रॉपर्टी से ही हम उसको डिफाइन करते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो मास को एग्जैक्टली यदि मास के बारे में बात करूँ तो मास को कैसे आप डिफाइन करोगे, तो उसकी सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी मास की क्या होती है, वही प्रॉपर्टी हमें चार्ज के बारे में भी समझना है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल, वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मास क्या बोलोगे, कुछ लोग आप लोगों में से बोलोगे कि अच्छा इनर्शिया भी मास का प्रॉपर्टी है, और क्या बोलोगे, इट ऑक्युपाइज स्पेस, इस तरह से बोल सकते हो। मगर उससे भी ज़्यादा एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, आपने ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा होगा, जिसको कि हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। अभी ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में। तो ये जो है ना, ये मास की प्रॉपर्टी होती है, मतलब एवरी मास इज हैविंग अ प्रॉपर्टी टू हैव अ फील्ड अराउंड इट। और ये फील्ड जो होता है इनविजिबल फील्ड होता है, ये इनविजिबल, ये आपको दिखेगा नहीं, इनविजिबल फील्ड। इसको हम एज्यूम करते हैं कि इसके चारों ओर कुछ फील्ड तो है। अब ये फील्ड क्या है, फील्ड होता है कि बेसिकली यदि कोई दूसरा मास किसी के इन्फ्लुएंस में आता है, एक तरह से इन्फ्लुएंस आप बोल सकते हो। फील्ड इज नथिंग बट इट्स एन इन्फ्लुएंस, ठीक है। किसी का इन्फ्लुएंस है, सपोज मैं बात करूँ तो कोई मास है, ठीक है, तो उस मास के चारों ओर फील्ड होगा, ठीक है। उस फील्ड में यदि कोई दूसरा मास आ गया तो वो उस पर फोर्स लगेगा, ठीक है। ये फंडामेंटल है, मतलब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से भी हम एक्सप्लेन करते हैं कि दो मास यदि रखा हुआ है तो दोनों के बीच अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। अब क्यों लगेगा, इसका रीज़न यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नहीं देता है, इसका रीज़न ग्रेविटेशनल फील्ड ही देता है। फील्ड क्या देता है कि एवरी मास इज हैविंग इट्स ओन फील्ड अराउंड इट, and if any other mass placed in the field of another mass, then that mass will experience a force। और उस फोर्स का आपने शायद फॉर्मूला भी देखा होगा, जो फोर्स का जो फॉर्मूला आता है वो फील्ड टाइम्स, यदि मैं ग्रेविटेशनल फील्ड लिखूँ तो फील्ड टाइम्स मास हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ भी इलेक्ट्रिकल फोर्स का जो फॉर्मूला आएगा वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज हो जाएगा। ये इसका फंडामेंटल डेफिनेशन है फोर्स का, मतलब एक तरह से फोर्स लगता है वो फील्ड। अब ये फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके बारे में हम डिटेल में और आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। अभी मैं बस ब्रीफ बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली चार्ज है क्या। तो अब जैसे मास के चारों फील्ड होता है, इनविजिबल फील्ड, ठीक है। अब कोई ज़्यादा मास होगा तो उसके चारों ओर स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, और आप जैसे जैसे उस मास के नज़दीक जाओगे तो फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। उसी को हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, या फिर हम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं।
अब उसके ऑब्वियसली उसके मास पे डिपेंड करेगा। वैसे ही चार्ज में भी वही होता है, चार्ज के चारों ओर फील्ड होता है, और जितना ज़्यादा चार्ज होगा और जितना आप उसके नज़दीक जाओगे तो फील्ड की वैल्यू उतनी ही बढ़ेगी। ठीक है, तो एक तरह से एनालॉगस है दोनों चीज़ें, मतलब चार्ज और मास। और आगे हम इसके आगे मतलब इस लेक्चर में दोनों को में एग्जैक्ट डिफरेंस भी देखेंगे। तो आप एक तरह से समझ सकते हो कि चार्ज इज हैविंग अ प्रॉपर्टी टू हैव अ फील्ड अराउंड इट। ठीक है, अब वो फील्ड कैसा होगा तो हम चलिए प्रॉपर्टी में इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में हम इसको और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली ये फील्ड क्या है। तो मैं टॉपिक लिख देता हूँ। हमारा टॉपिक है अब प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, अभी इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी है ये आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, मैंने आई थिंक एक चीज़ मिस कर दिया था, इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी भी टॉपिक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब इसको आप पढ़ते हो उसके बाद मतलब यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये भी आपका चैप्टर, इसमें क्या आप रेसिस्टर्स वगैरह के बारे में पढ़ोगे, करंट वगैरह के बारे में। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हम पढ़ते हैं। तो हमारा पहला प्रॉपर्टी है जो कि इसका वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टीज इसको हम बोलते हैं कि एवरी चार्ज हैव इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। ओके, इट इज हैविंग अ प्रॉपर्टी टू हैव इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा मैं ब्रीफ देता हूँ, इसके आगे चैप्टर मतलब टॉपिक ही आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो एवरी चार्ज हैव इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। अब एक्चुअली अब दो टाइप्स के चार्ज होते हैं, मैं तो सेकेंड प्रॉपर्टी में लिख देता हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी जो है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो टाइप्स ऑफ चार्जेस जो हैं वो दो तरह के हैं। एक को बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, नेचर ऑफ चार्ज आप बोल सकते हो, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब चलिए मैं प्रॉपर्टी 1 को एक्सप्लेन करता हूँ। अब यहाँ पे सपोज ये पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो उसके चारों ओर जो फील्ड होंगी वो रेडियली आउटवर्ड होगी, इस तरह से वो फील्ड होगी, इनविजिबल फील्ड लाइंस, इसको हम बोलते हैं फील्ड लाइंस भी बोलते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी और ये इनफाइनाइट डायरेक्शन में, मतलब जितना भी दूर जाओगे वहाँ भी इसकी वैल्यू कुछ होगी। ठीक है, ये इनफाइनाइट तक जाती है। तो ये पॉजिटिव चार्ज का हो गया फील्ड। यदि मैं नेगेटिव चार्ज की बात करूँ तो इसकी जो फील्ड लाइंस होगी वो रेडियली इनवर्ड होगी, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब मैंने जैसे बताया कि एवरी चार्ज हैविंग इट्स ओन फील्ड, तो ये प्रॉपर्टी है बस कि यदि कोई पॉजिटिव चार्ज है तो एक इनविजिबल फील्ड लाइंस उसके चारों ओर होगी। अब यहाँ पे मैं सपोज ए लिखूँ, यहाँ पे मैं ए लिखता हूँ इस पॉइंट को, और यहाँ पे मैं बी पॉइंट लिखता हूँ। ऑब्वियसली अब दोनों पे यदि आपको कंपेयर करना होगा कि किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली ए पॉइंट नज़दीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज़ ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। ठीक है, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, आगे आप पढ़ोगे इसको हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताता है कि किसी चार्ज के द्वारा स्पेस पे कितना इन्फ्लुएंस है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए अब थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी हो गया टाइप्स ऑफ चार्जेस। थर्ड प्रॉपर्टी की मैं बात करूं तो थर्ड प्रॉपर्टी है हमारा लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज attracts each other, ठीक है। अब दो आप पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो उनके बीच रिपल्सिव फोर्स लगेगा, मतलब जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव नेचर का होता है। ठीक है, यदि आप पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रखोगे तो दोनों आपस में अट्रैक्ट करेगा, उन दोनों के बीच कुछ फोर्स लगेगा।
अब इसके पीछे रीज़न यदि आप जानने की कोशिश करोगे तो इसके पीछे रीज़न इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। जैसे मैंने फोर्स का बताया था फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। मतलब फोर्स जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, उस वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इनटू चार्ज। तो इस पॉजिटिव चार्ज के द्वारा हर जगह फील्ड होगा। अब ये रिपेल कर रहा है इसको, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज होगा और दूसरा चार्ज इसके फील्ड में आया, तो आप देख सकते हो फोर्स की वैल्यू यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू राइट डायरेक्शन में है और चार्ज इसका पॉजिटिव है, तो ये रिपेल कर रहा है, मतलब फोर्स की डायरेक्शन भी राइट हो गई। यदि यहाँ मैं बात करूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर थी, ठीक है, और चार्ज हमारा नेगेटिव था, तो अब फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव इंटू नेगेटिव मल्टीप्लाई करोगे तो फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट आएगा, दैट मीन्स ये अट्रैक्ट कर रहा है। तो यही एक रीज़न होता है कि लाइक चार्जेस क्यों रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस क्यों अट्रैक्ट करते हैं। लाइक चार्ज का मतलब हुआ सेम टाइप के चार्ज, दो पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपेल करेगा या फिर दो नेगेटिव चार्ज आपस में रिपेल करेगा और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करेगा। तो हमारा ये थर्ड प्रॉपर्टी है। तो चलिए प्रॉपर्टी नंबर 4 देते हैं, द स्मॉलेस्ट मेजरेबल चार्ज। measurable charge is the charge of an electron, और सबसे छोटा चार्ज जो आप मेज़र कर सकते हो वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस तरह के कुछ वैल्यूज़ आपको याद रखने होंगे। तो ये सबसे जो स्मॉलेस्ट चार्ज आप मेज़र कर सकते हो ये होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। आप देख सकते हो ये कितना कम इसका वैल्यू है। अब यदि मैं ये तो होता है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, ठीक है। और यदि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करो तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो इसको भी आप याद रख सकते हो। तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यदि मैं प्रोटॉन की बात करूं तो प्रोटॉन का क्या चार्ज होता है, इसको 1e+ से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है। सेम वैल्यू होता है पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम प्रोटॉन का। और मास ऑफ प्रोटॉन की बात करूँ, किसी क्वेश्चंस में मतलब इस तरह के वैल्यूज़ आपको यूज़ में आ सकता है, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स में। तो मास ऑफ प्रोटॉन भी आपको याद होना चाहिए 1.67 इंटू 10⁻27 kg। तो ये हमारा प्रोटॉन के बारे में हो गया, ठीक है। और न्यूट्रॉन की बात करूँ तो न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है, चार्ज ऑफ ए न्यूट्रॉन इज़ 0। और यदि मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करो तो मास ऑफ न्यूट्रॉन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन विच इज़ 1.67 इंटू 10⁻27 kg, ठीक है, kg। तो आपको ये याद रखना है। एक और पार्टिकल होता है जो कि कॉमनली यूज़ होता है, जिसको हम बोलते हैं अल्फ़ा पार्टिकल, ठीक है। अल्फ़ा पार्टिकल क्या है, हीलियम न्यूक्लियस को बोलते हैं अल्फ़ा पार्टिकल। तो चार्ज ऑफ एन अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है, 2 टाइम्स E+, जिसको हम बोलते हैं 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और यदि मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल की बात करें तो मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल होता है 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। अब इसको आप मास ऑफ प्रोटॉन आपको पता है, तो अल्फ़ा पार्टिकल के चार्ज और मास को आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये तो हमारा हो गया 4th प्रॉपर्टी, ठीक है। हमने एक बार रिवाइज कर लेते हैं प्रॉपर्टीज हमने क्या क्या पढ़ा है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा द चार्ज इज हैविंग, जो कि एकदम फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कि चार्ज हैविंग इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। दूसरा प्रॉपर्टी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, मैंने फील्ड लाइंस दिखा दिया। और थर्ड प्रॉपर्टी है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। और फोर्थ प्रॉपर्टी है द स्मॉलेस्ट मेजरेबल चार्ज इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। चलिए फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करें तो फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है जिसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब ये क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब जो चार्ज जो है हमेशा वो इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में होगा, मतलब Q विल ऑलवेज बी n टाइम्स इलेक्ट्रॉन। अब n एक इंटीजर है, वेयर n इज एन इंटीजर, ठीक है। मतलब चार्ज हमारा 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, 5 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 100 इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, ठीक है, या फिर
-1000 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, मतलब 1/10 इलेक्ट्रॉन चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्यों अब ये क्वांटाइजेशन रूल आया इसको भी समझते हैं कि अब एक बॉडी है और कोई दूसरा बॉडी है, सपोज मेरे पास अभी नहीं है, इसको मार्क कर ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये दो बॉडी है, दो पेन देख रहे हो। अब इस दोनों को रब करने पे कभी कभी आपने एग्जाम्पल्स क्लास 8 या फिर 10th में पढ़ा होगा कि दो ऑब्जेक्ट को जब रब करते हैं तो क्या होता है, एक चार्ज हो जाता है और दूसरा भी चार्ज हो जाता है। एक तरह से एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। आखिर ये क्यों होता है? ये होता है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब जब रब करते हो तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स में भी इसमें चले गए होंगे, तो जब इलेक्ट्रॉन्स किसी न्यूट्रल बॉडी से चले जाते हैं तो एक बॉडी तो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा और दूसरा बॉडी डिफिशिट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो अब ये जो ट्रांसफर हमेशा जो जैसे आपको चार्ज दे दिया किसी बॉडी का, आपको वही दे दिया बॉडी का 4 कूलम चार्ज है, +4 कूलम चार्ज। इसका मतलब है कि उसमें से सर्टेन इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए गए हैं जिसके कारण वो 4 कूलम चार्ज हो गया। यदि -4 कूलम मैं बोलूँ तो सर्टेन इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए गए हैं, सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लाख्स और करोड़ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर डाल दिए गए हैं। तो इससे ये हमेशा क्वांटाइज होता है, ठीक है। तो चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि हाउ many electrons need to remove to get 1 coulomb of charge, ठीक है। आपको एक बॉडी को कितना चार्ज करना है? 1 कूलम चार्ज करना है, और आपके पास कोई एक न्यूट्रल बॉडी है, तो उसमें से कितना इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालना पड़ेगा? कितना इलेक्ट्रॉन्स निकालना पड़ेगा? एज्यूम कर लो n इलेक्ट्रॉन्स निकालना पड़ेगा, तो Q = n। यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, Q हमारा 1 आ गया, n और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू 1.6 × 10⁻19। तो n की वैल्यू आ गई। n की वैल्यू कितनी आ गई? 1/1.6 × 10⁻19। इसको सिंप्लीफाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 1/1.6 × 10⁻19, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10/16 × 10⁻- नहीं प्लस ही होगा, और ये हमारा 5/8 आ गया। तो 5/8 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालने होंगे। चाहे तो आप इसको सिंप्लीफाई कर दो डेसिमल में, तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 5/8 आपको लग रहा हो कि ये इंटीजर नहीं है, चलो मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो 5/8 कितना हो गया? 5/8, सो 0.625 × 10⁻19, तो ये हमारा गया 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालना होगा, तब जाके वो एक बॉडी 1 कूलम ऑफ चार्ज होगा। तो इसको तो आप याद रख सकते हो, मतलब 1 कूलम ऑफ चार्ज इक्वल्स टू 1 कूलम ऑफ चार्ज इक्वल्स टू 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स हम बोल सकते हो, ठीक है। वैसे ही पूछ दिया कि सपोज इसमें -100 माइक्रोकूलम चार्ज है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन इसमें डालना पड़ेगा, कितना चार्ज होगा, तो आप डायरेक्टली Q = एनी फार्मूला यूज़ कर सकते हो, ठीक है। चलिए मैं एक और यदि मैं क्वांटाइजेशन पे एक और क्वेश्चन पूछूँ आपसे, सपोज which of the following charge is not possible? कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन में देता हूँ, सपोज मैंने दिया 1.6 × 10⁻20 कूलम, ऑप्शन बी 1.6 × 10⁻19 कूलम, ऑप्शन सी 1.6 × 10⁻18 कूलम, और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आप टिक करोगे? अब देखो, इसको यदि आप लिखोगे, n की वैल्यू आप निकाल सकते हो, n इंटीजर आना चाहिए, तो इसको आप लिख सकते हो, इसको 1/10 × 1.6 × 10⁻19 लिख सकते हो, और इसको लिख सकते हो 1.6 × 10⁻19, और इसको लिख सकते हैं 10 × 1.6 × 10⁻19। अब इसको ध्यान से देखोगे तो ये 1/10 इलेक्ट्रॉन है, और ये 1 इलेक्ट्रॉन है,
और ये 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें से कौन सा पॉसिबल है? ये दोनों तो पॉसिबल है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, तो ऑप्शन ए इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज ये 1/10 पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा ये कौन सा प्रॉपर्टी था? हमारा ये 5th प्रॉपर्टी था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चलिए 6th प्रॉपर्टी देख लेते हैं क्विकली। तो हमारा 6ठा प्रॉपर्टी है चार्ज का, जिसको कि हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसका क्या मतलब हुआ? आई थिंक टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब हुआ कि चार्ज विल नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। यदि आपका कोई आइसोलेटेड सिस्टम है जहाँ पे इतना चार्ज है, 2 कूलम चार्ज है और यहाँ पे -4 कूलम चार्ज है, तो नेट चार्ज कितना है? -2 कूलम है। अब इसमें जो भी ट्रांसफ़र होंगे इलेक्ट्रॉन्स के, मतलब ट्रांसफ़र होके मतलब ओवरऑल पूरे सिस्टम का जो नेट चार्ज होगा वो फिक्स्ड होगा। ठीक है, वैसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स को आप बना सकते हो, इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है इस यूनिवर्स में, जितने चार्जेस है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, यदि पूरा यूनिवर्स एक तरह से नेगेटिव चार्ज है तो पूरा यूनिवर्स हमेशा नेगेटिवली ही चार्ज रहेगा, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, चार्ज विल नाइदर बी क्रिएटेड, चार्ज विल नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, चलिए 7वां देख लेते हैं। 7वां क्या है हमारा प्रॉपर्टी? हम बोलते हैं जो चार्ज जो होता है वो स्पीड से वेरी नहीं करता है, तो मतलब स्पीड इनवेरिएंट होता है। स्पीड इनवेरिएंट का मतलब हुआ कि यदि आप चार्ज को कुछ स्पीड दोगे तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, तो चार्ज इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। सो चार्ज इज़, मास हमारा स्पीड पे डिपेंडेंट होता है, तो चार्ज इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। ठीक है, जो कि मास का फॉर्मूला होता है, यदि मास को आप किसी स्पीड से ले जाओगे काफ़ी हाई स्पीड से, तो m0, आपने साथ ये फॉर्मूला देखा होगा, √1 - v²/c²। तो ये मास का है, रिलेटिविस्टिक मास को बोलते हैं, रिलेटिविस्टिक मास। ठीक है, तो मतलब मास, यदि कोई बॉडी तेज़ी से मूव कर रहा है तो उसकी मास वेरी करेगी, मगर चार्ज में ऐसा नहीं है, तो चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। क्विकली अब लास्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। हमारा लास्ट प्रॉपर्टी क्या है चार्ज का, जिसको कि हम बोलते हैं हाउ टू क्रिएट चार्ज। बेसिकली हाउ टू क्रिएट चार्ज। ठीक है, अब 3 मेथड्स है चार्ज क्रिएट करने का, जैसे आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा 8th क्लास में, कि एक तो होता है कंडक्शन से, बाय मेथड ऑफ कंडक्शन, और एक मेथड ऑफ इंडक्शन। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी है जिसको कि हम बोलते हैं कंडक्शन हो गया, इंडक्शन हो गया, और ट्रांसफ़र ऑफ, और फ्रिक्शन बोल सकते हैं। फ्रिक्शन मतलब दोनों बॉडी को आप रब कर रहे हो तो आप किसी बॉडीज़ में चार्ज मतलब क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट मतलब यहाँ क्रिएट का मतलब हुआ कि ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली। तो आपको सपोज आपका रिक्वायरमेंट है कि आपको एक बॉडी में -100 कूलम चार्ज चाहिए, तो आप क्या करोगे? किसी 2 बॉडी को या तो फ्रिक्शन करोगे, फ्रिक्शन करके उतने इलेक्ट्रॉन्स यदि आ जाने चाहिए, यदि -100 मतलब इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो आपका ये चार्ज क्रिएट हो जाएगा। दूसरा प्रोसेस है कंडक्शन। कंडक्शन में मतलब कि किसी बॉडी में सपोज -1000 कूलम चार्ज है और एक न्यूट्रल बॉडी है, आप इसको कंडक्ट कर लो और चार्ज को ट्रांसफ़र होने दो, और जब -100 कूलम आ गया तो उसको सेपरेट कर लो, तो इस तरह से आपका ये चार्ज क्रिएट हो गया। इंडक्शन प्रोसेस है। इंडक्शन प्रोसेस में यदि आपको सपोज़ ये -100 कूलम क्रिएट करना है, तो आप क्या लोगे? एक पॉजिटिव चीज़ चार्ज ले लो, सपोज 1000 कूलम का ये चार्ज है, और उसके सामने एक नज़दीक में आप एक न्यूट्रल बॉडी डाल दो। ठीक है, तो क्या होगा? ये तो पॉजिटिवली चार्ज है, तो यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे इसको तो मैं डायग्राम से बना देता हूँ, यहाँ पॉजिटिवली चार्ज आएगा। एक्चुअली इंडक्शन में ये होता है कि कोई बॉडी को आप नज़दीक रखोगे, कोई चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के साथ, तो अनचार्ज बॉडी तो रहेगी न्यूट्रली, लेकिन वो नियरेस्ट पॉइंट के पास वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और फिर इसको यहाँ पे ब्रेक कर लो, और ब्रेक करके आपको यदि रिक्वायरमेंट है, तो मतलब ये उतना एक्यूरेट मेथड नहीं है। जनरली हम यूज़ करते हैं कंडक्शन मेथड का, यदि आपको जो भी चार्ज वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह, तो हम कंडक्शन मेथड की मदद लेते हैं। ठीक है, तो ये सब मैं डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि ये सब काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता ही होगा।
ठीक, तो हाउ टू क्रिएट चार्ज। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम सारे प्रॉपर्टीज़ को। हमने टोटल 8 प्रॉपर्टीज़ देख लिया। हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी देखा था कि एवरी चार्ज हैज इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट, मतलब चार्ज का प्रॉपर्टी है कि उसके चारों ओर फील्ड होगा, ठीक है, और उसका फील्ड स्ट्रेंथ होता है बेसिकली। उसके टाइप्स ऑफ चार्ज हमने देखा, 2 तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। फिर लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। स्मॉलेस्ट मेजरेबल चार्ज जो होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। फिर इलेक्ट्रॉन का हमने चार्ज देखा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इक्वल्स टू NE, ठीक है। और फिर हमने देखा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, फिर स्पीड इनवेरिएंट ऑफ चार्ज एंड हाउ टू क्रिएट चार्ज, ठीक है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज आपको याद होने चाहिए, मतलब काफ़ी बेसिक्स हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर जो हम स्टार्ट करेंगे उसमें एक्चुअल कूलम्स लॉ या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड्स वगैरह की डिस्कस करेंगे, तो उससे क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकते हैं। और हम बात करते हैं द डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज। तो मैं क्विकली यदि मैं डिफरेंस लिख दूँ चार्ज और मास के बीच डिफरेंस क्या है, तो चार्ज और मास क्विकली ऑलरेडी आपको पता ही होगा, मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ दोनों में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट डिफरेंस है कि चार्ज जो होता है ऑलवेज, और इसको मैं बोलता हूँ इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, मगर मास क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव। मास हमेशा पॉजिटिव होता है। सेकेंड है बोल सकते हैं कि इट इज़ नॉट वेरिएबल, मतलब स्पीड इसके आप बढ़ाओगे तो वेरी नहीं करेगा, स्पीड इनवेरिएंट होता है, जो कि इट वेरीज विथ स्पीड, इट वेरीज विथ स्पीड, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी की मैं बात करूं तो कंजर्व, चार्ज कंजर्वेशन होता है, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, इट इज़ ऑलवेज कंजर्व्ड, मतलब ये कंजर्व नहीं होता। मास कंजर्वेशन हमने आइंस्टीन का जो थ्योरी था E = mc², इसमें मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि इट इज़ नॉट कंजर्व्ड। या फिर न्यूक्लियर रिएक्शंस वगैरह में कंजर्व नहीं होता है, सो इट इज़ नॉट कंजर्व्ड। फोर्थ डिफरेंस की मैं बात करूँ तो चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, इसमें क्वांटाइजेशन रूल है Q = NE, मगर हम मास में ऐसा कुछ क्वांटाइजेशन रूल वगैरह नहीं है। एक मतलब मास को हम एज ए मेज़र करते हैं केजी वगैरह में, ग्राम वगैरह में, तो लेकिन मतलब क्वांटाइजेशन का ऐसा कुछ रूल नहीं है, मतलब आगे फ्यूचर में आ जाएगा मे बी। अब जो चार्ज में होता है, 2 चार्ज के बीच हमेशा जो फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है या फिर रिपल्सिव। सो रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स का जो नेचर होता है वो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव दोनों हो सकता है, मगर यहाँ सिर्फ अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है हमारा मास में। फोर्थ क्या था, रूल्स नॉट फाउंड, रूल नॉट एस्टैब्लिश, यू कैन से दैट। अभी तक ऐसा कुछ रूल आया नहीं है क्वांटाइजेशन ऑफ मास का, ठीक है। तो ये सारा हमने आज पढ़ लिया कि चार्ज क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या है, और मास और चार्ज में डिफरेंस क्या है। तो ये बेसिक लेक्चर था आज का, मतलब 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, जो कि आपने ऑलरेडी पहले पढ़ रखा होगा ऑलरेडी क्लास 12th वगैरह में, मतलब क्लास 9, 10th या फिर 8th क्लास में, ठीक है। अब आगे के लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तो आगे के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे कूलम्स लॉ से, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।